हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आर्ट्स क्लासेस परिवार में। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। कल वाला जो वीडियो था जहाँ से हम लोग छूटे थे उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। का जो अगला टॉपिक था जिसका नाम था, हम बोले थे कि देखिए, ये वीडियो जो सीरीज चल रहा है ये सीरीज आप लोगों को लगातार चलते रहेगा और वीडियो भी बढ़िया से मिलते रहेगा। तो आप लोग चिंता मत करिए, चैप्टर वाइज हर है ना, हर सप्ताह चाहे हर रोज जब भी हम लोग को टाइम मिलेगा पढ़ करके आपको डालते रहेंगे। कल जो वीडियो था उसके आगे हम लोग करते हैं। आगे पढ़ना है क्रिया के बारे में कि क्रिया होता क्या है। एक्चुअली देखिए, ये वर्ब इंग्लिश वाला क्रिया नहीं है। इंग्लिश में जो क्रिया होता है उसका इंग्लिश होता है वर्ब, वाला क्रिया नहीं, ग्रामर वाला क्रिया नहीं। ये क्रिया का इंग्लिश होता है एक्टिविटी। जब हम लोग कोई काम करते हैं, काम को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यहाँ इकोनॉमिक्स में जो क्रिया होता है, इकोनॉमिक्स में बहुत प्रकार के जो काम होते हैं, सभी क्रिया को, ठीक है, क्रिया का सीधे सा मतलब क्या है, कोई काम करने का या होने का जो बोध होता है उसी को हम लोग क्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ जो क्रिया है, क्रिया दो सेंस में होता है। मतलब अर्थशास्त्र में क्रिया दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आर्थिक क्रिया और दूसरा क्या होता है, अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, और जो अनार्थिक क्रिया होता है उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। ठीक है। आप कहिएगा फिर कि आर्थिक क्रिया क्या होता है। मतलब इसी को इकोनॉमिक कहते हैं। आर्थिक क्रिया का मतलब होता है कि वैसी क्रिया जिसका उद्देश्य क्या हो, लाभ कमाना हो। वैसी क्रिया जिसका उद्देश्य क्या हो, लाभ कमाना हो, पैसा कमाना हो, क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा होता है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया का मतलब होता है कि वैसी क्रिया जिसका उद्देश्य क्या हो, सामाजिक कल्याण करना हो। इसका उद्देश्य क्या हो, सामाजिक कल्याण करना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनार्थिक क्रिया कहते हैं। मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना नहीं होता है। इसका उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण करना, तो पैसा कमाना इसका उद्देश्य नहीं होता है। जैसे जब भी आप अनार्थिक क्रिया करते हैं तो अनार्थिक क्रिया में क्या शामिल हो सकता है, किसी को आप दान देते हैं या किसी को भीख देते हैं, को मदद करते हैं, तो उससे आप लाभ कमाने की इच्छा नहीं रखते हैं। किसी भिखारी को भीख देते हैं तो आप ये उम्मीद थोड़ी रखते हैं कि उसके बदले कुछ आपको लाभ देगा। नहीं, सब क्या है, अनार्थिक क्रिया है। कोई भी आदमी अपने दो तरह काम करता है, दो तरह की क्रियाएं करता है। पहला होता है उसका आर्थिक क्रिया और दूसरा होता है अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का मतलब हो गया कि वो आदमी जो काम कर रहा है उसका उद्देश्य वो पैसा कमाने के लिए कर रहा है। ठीक है। जैसे कि टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, चाहे वकालत हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा पैसा के लिए पढ़ा रहे हैं। वो भी जो भी आदमी अपना काम करता है, एक मजदूर अपना मजदूरी कर रहा है पैसे के लिए कर रहा है, वकील वकालत कर रहा है पैसे के लिए कर रहा है। जो भी आदमी अपना काम करता है तो दो तरह का काम होता है। एक होता है कि एक काम करता है पैसे के लिए, लेकिन उसके अलावा भी अपना लाइफ में काम करता है जो सोशल वेलफेयर के लिए होता है, सामाजिक कल्याण के लिए होता है। उसको हम लोग कहते हैं अनार्थिक क्रिया। ठीक है। तो वैसी क्रिया जिसका उद्देश्य क्या हो, लाभ कमाना हो, पैसा कमाना हो, उसको हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रिया। और जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो, सामाजिक कल्याण करना हो, उसको हम लोग कहते हैं अनार्थिक क्रिया। जैसे किसी को दान दे दिए, ठीक है, तो हम क्या कर दिए, भीख दे दिए, कहीं गरीब को मदद कर दिए, क्या हो गया, अनार्थिक क्रिया हो गया। आई होप कि आपको आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया दोनों समझ में आया होगा। एक्चुअली इकोनॉमिक्स में हमको क्या करना है ना, कि ज्यादा पढ़ना है आर्थिक क्रिया के बारे में। ठीक है, डिपेंडेंट हो रहा है आर्थिक, क्योंकि पैसा जहाँ कमाएंगे उसी के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक क्रिया के बारे में पहले पहले पैसा कमाएंगे, उसके बाद कल्याण करेंगे, सामाजिक क्रिया करेंगे। ठीक है। पहले क्या करना है, पहले आर्थिक क्रिया के बारे में पढ़ना है, उसके बाद अनार्थिक क्रिया होती है कि आदमी के पास पैसा होता है, सामाजिक कल्याण करता है। अपना पास पैसा है, क्या कीजिएगा। तो वहीं पहले आर्थिक क्रिया के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले अपना आर्थिक स्थिति सुधारिए, उसके बाद अनार्थिक क्रिया के बारे में। ठीक है। अब यहाँ पे मनुष्य जो है ना, अर्थशास्त्र में आदमी को दो तरह से बांटा गया है। जब क्रिया दो प्रकार के हैं, आदमी भी दो तरह के होता है। यहाँ पे होता है, एक होता है आर्थिक एजेंट या आर्थिक मानव। आर्थिक मानव का मतलब कुछ नहीं, आर्थिक मानव का मतलब यही होता है वैसे मानव जो आर्थिक क्रिया करता है। ठीक है। और अनार्थिक मानव का मतलब होता है कि वैसे मानव जो अनार्थिक क्रिया करता है। जैसे कोई साधु संत हो गया, फकीर हो गया, लोगों को आर्थिक क्रिया पैसा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। लोग एक बस एक टाइम का क्या चाहिए, भोजन चाहिए। जो लोग लाभ कमा, भले आज के साधु संत या फकीर हो, अपना पैसा कमाने कुछ करते हुए अलग बात है, लेकिन रियल डिफिनेशन है फकीर का चाहे जो साधु का, उनका उद्देश्य क्या होता है, भगवान की प्राप्ति को करना होता है, भजन करना होता है, उनका पैसा से आया नहीं होता है। तो वो लोग क्या है, अनार्थिक मानव में काउंट होते हैं। और हम लोग किसी में काउंट होंगे, आर्थिक मानव में, मतलब आर्थिक एजेंट में काउंट होंगे। ठीक है। अब आर्थिक क्रिया क्या है, आदमी, अब देखिए, पैसा कमाने का तरीका बहुत है, सब तरीके के बारे में पढ़ तो नहीं सकते ना। सबको क्या किया गया, कुछ कैटेगरी में बांटा गया है। कोई भी आदमी है,
काम करता है उसी काम को कुछ कैटेगरी में बांट दिया गया है। क्या शामिल होता है? निवेश, उत्पादन, भोग और है, ये चीज शामिल होता है। क्या है? आर्थिक क्रियाएं, क्योंकि ये सब क्रिया से क्या होता है? इस लाभ कमाना होता है, पैसा कमाना होता है। इससे आदमी क्या करता है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे अब इसी टर्म में हम समझ लेते हैं कि अब होता क्या है। देखिए शॉर्ट में क्या होता है, निवेश का मतलब क्या होता है, हम इसमें एक शब्द में समझ। क्या निवेश का मतलब होता है कि कहीं पे पैसा लगाना, कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई काम शुरू करने के लिए आप जो शुरुआती पैसा लगाते हैं वो क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट का डिफिनेशन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, निवेश का मतलब होता है कि भविष्य में लाभ कमाने के लिए वर्तमान में जो आप पैसा लगाते हैं, कहीं पे पैसा लगा रहे हैं, वो क्या है? निवेश है। मानते हैं आपको दुकान खोलना है, दुकान खोलने के लिए मानते हैं शुरुआती 2 लाख 3 लाख रुपए की जरूरत है, तो 2-3 लाख रुपया है ना, ये क्या कहलाएगा? निवेश कहलाएगा। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, घर बन जो भी बिजनेस करने के लिए, कोई भी चीज डेवलप करने के लिए जो आपको शुरुआती पैसा चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। इंग्लिश में इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो निवेश को ध्यान रखिएगा, निवेश भी जरूरी है। उसके बाद क्या है? उत्पादन। उत्पादन का मतलब क्या होता है? देखिए उत्पादन का मतलब सीधा समझिए कि नए वस्तुओं का सृजन करना। सृजन का मतलब है निर्माण करना। जब भी नए वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उसका रूप बदल दिया जाता है, तो क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। जैसे अगर सपोज कर रहे हैं हम एक बीज से गेहूं तैयार कर देते हैं, फिर गेहूं बन जाता है, तो क्या है? उत्पादन है। जैसे कि हम क्या कपास से कपड़ा बना दिए, उत्पादन हो गया। जैसे कि हम लेदर से जॉकेट बना दिए, चमड़ा के बैग बना दिए, चमड़ा के हम चप्पल बना दिए, चमड़ा के बेल्ट बना दिए, तो ये सब क्या है? उत्पादन है। अब देखते होइएगा बहुत सारी चीजों में क्या होता है? उत्पादन से कार का सृजन होता है। तो उत्पादन एक अकेले चीज नहीं है, जब उत्पादन बढ़ता है तो बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं इसके साथ चलती है। ठीक है, उत्पादन का मतलब क्या हो गया? नए वस्तुओं का निर्माण करना, नए वस्तुओं का सृजन करना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है उपभोग। उपभोग का मतलब क्या होता है? कोई चीज का इस्तेमाल करना, करना वो कहलाता है। हम कपड़ा पहन रहे हैं, उपभोग कहलाएगा। खाना खा रहे हैं, उपभोग कहलाएगा। ठीक है, तो उपभोग का मतलब क्या है? कोई चीज का प्रयोग करना, इस्तेमाल करना। दूध पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब क्या है? उपभोग है। ठीक है, उपभोग का मतलब कोई चीज का प्रयोग करना, इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद होता है विनिमय। विनिमय का मतलब क्या होता है? विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना, एक्सचेंज। इसमें इसको एक्सचेंज कहते हैं। तो विनिमय का मतलब क्या होता है? लेन देन करना। लेन देन कहाँ करते हैं? हम दुकान पर लेन देन करते हैं, पैसा देते हैं, पैसे के बदले सामान ले लेते हैं, विनिमय हुआ। व्यापारी से हम लेन देन करते हैं कोई सामान का लेन देन के माध्यम से ही तो हमारी आवश्यकताएं पूर्ति होती है। हम कुछ देते हैं, उसके बाद कुछ ले लेते हैं। ये क्या है? विनिमय। विनिमय क्या है? विनिमय का मतलब होता है कि क्रय विक्रय करना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक चीज देना, उसके बदले दूसरी चीज देना, ये क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। विनिमय का मतलब लेन देन करना। अब यहाँ पे देखिए कि हर चीज करने वाला आदमी का कुछ नाम होता है। जैसे उत्पादन है तो उत्पादन कौन करेगा? निवेश कौन करेगा? कि नहीं? तो निवेश कौन करेगा? निवेशक। निवेश कौन करेगा? निवेशक। इन्वेस्टर, इसमें क्या कहता है? इन्वेस्टर। ठीक है, पैसा लगाएगा, देखिए जो पैसा लगाएगा वो निवेश कहलाएगा, जो आदमी लगाएगा वो आदमी क्या कहलाएगा? वो आदमी कहलाएगा निवेशक। ठीक है, उसके बाद है उत्पादन। अब उत्पादन में, उत्पादन क्या है? एक प्रक्रिया है, कोई नई चीज बनाने की आर्थिक क्रिया है, क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। और जो आदमी उत्पादन करेगा वो क्या कहलाएगा? उत्पादक। क्या कहलाएगा? उत्पादक। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर, मतलब उत्पादन करने वाला। ठीक है, उत्पादक मतलब क्या? उत्पादन करने वाला। एक चीज और आता है यहाँ पर, उत्पाद। उत्पाद का मतलब होता है, उत्पाद। उत्पाद का मतलब क्या होता है? उत्पाद का मतलब होता है वस्तु। ठीक है, यहाँ तीन चीज समझना है। उत्पादन तो एक आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा नए वस्तुओं का निर्माण होता है, और जो नए वस्तुओं का निर्माण करता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? उत्पादक। ठीक है, और जो सामान बनता है उस सामान को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद। मतलब क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट या उत्पाद। ठीक है, तो तीनों चीज टर्म ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीनों शब्द। उसके बाद आगे है उपभोग। उपभोग कौन करता है? उपभोक्ता। वो कौन करता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता में कौन काउंट होगा? हम लोग काउंट। हर आदमी क्या है? उपभोक्ता है। हर आदमी
एक उत्पादक भी क्या है, उपभोक्ता है, क्योंकि वो भी तो रोटी कपड़ा मकान चाहे खरीद बिक्री करता होगा, कपड़ा पहनता होगा, सब चीज क्या है, हर आदमी क्या होता है, उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता मतलब जो इस्तेमाल कर रहा है, उपभोक्ता कहलाता है, ठीक है। और उपभोग क्या क्रिया हो गया। विनिमय कौन करता है, व्यापारी वर्ग विनिमय करता है। जो व्यापारी है कहीं पे खरीद बिक्री करता है, लेन देन करता है, दुकानदार है क्या कर विनिमय कर रहा है, सब क्या है आपकी आर्थिक क्रियाएं हैं, ठीक है। इसी पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ था इससे पहले वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक एजेंट में शामिल होता है, ठीक है। आर्थिक एजेंट, आर्थिक एजेंट का मतलब कौन सी, जो आर्थिक क्रिया कर रहा है, जो आर्थिक क्रिया कर रहा है वही क्या आर्थिक एजेंट कहलाता है। उसमें ऑप्शन में था ये सब, निवेशक था, उत्पादक था, उपभोक्ता था, व्यापारी था, ये सब क्या है आपकी आर्थिक एजेंट है, मतलब आर्थिक क्रिया है, समझे। तो ये सब क्या हो गया, निवेश उत्पादक, तो ये हो गया आपका आर्थिक क्रिया, और ये क्या हो गया उस क्रिया को करने वाला आदमी, तो मतलब एजेंट, आदमी या मानव एजेंट सब चीज एक ही होता है, एजेंट आदमी ही ना होगा, ठीक है। उसके बाद अनार्थिक क्रिया तो समझ ही गए, इसमें वाला चीज क्या है, अनार्थिक क्रिया का मतलब क्या है, सामाजिक कल्याण करना है, लाभ कमाना नहीं होता है, जैसे दान देना, भीख देना, सब क्या है अनार्थिक क्रिया। भले अभी हम आपको कह रहे हैं कि लाभ कमाने का उद्देश्य जो है ना अनार्थिक क्रिया का नहीं होता है। अगर आप दीर्घकालिक रूप और से अगर सोचिएगा ना, तो भी आदमी जो है ना अगर दान देता है ना या भीख देता है, मन में भी होता है, तभी वो दान देता है वो आत्म देता है कि हमारा भगवान पाप कम कर देता है। आजकल फ्री में कोई आदमी किसी को देता है, कोई आदमी किसी को जैसे दान दे दिया, भीख दे दिया, वो क्यों देता है, या तो उसको देने से क्या होगा, संतुष्टि मिलता है, आत्मा की आज अच्छा काम किया है कि नहीं, मददगार का मदद किया है। जो अनार्थिक क्रिया है से क्या मिलता है, आत्मा की संतुष्टि, भले लाभ पैसा वगैरह नहीं मिलता है, आपको क्या मिलता है, आत्मा की अनार्थिक क्रिया से आत्म संतुष्टि क्या मिलती है, आत्म रखिएगा क्या मिलता है, आत्म संतुष्टि होता है, लाभ छिपा होता है, भले इसके पीछे लाभ छिपा नहीं है, कुछ ना कुछ तो क्या है, आत्म भगवान हमारा कल्याण करेंगे, किसी को दान देंगे, भीख देंगे, तो हर क्रिया के पीछे लाभ होता है। तो ये चीज समझ में आया होगा आपको क्रिया के बारे में। अगला टॉपिक आते हैं अब। अगला टॉपिक है अगला टॉपिक अर्थव्यवस्था के बारे में। अब अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, टॉपिक इम्पोर्टेंट, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है बारे में पढ़ना, आर्थिक क्रिया के बाद अगला टॉपिक क्या है, अर्थव्यवस्था। देखिए अर्थ का मतलब क्या है, आर्थिक, पैसा का लेन देन, अर्थ देखिए इकोनॉमिक्स में कहीं अगर आर्थिक चीज आ जाए, अर्थ चीज समझे पैसा के लेन देन से, लाभ के लेन देन, ठीक है। यहाँ पे अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि वैसी क्रिया जिसके अंतर्गत हम लोग आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, मतलब लाभ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जिस व्यवस्था से हम काम करते हैं, उस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। जो अर्थशास्त्र है उसको इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों में फर्क होता है, ठीक है। आप लोग का इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, दोनों में फर्क होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा आदमी देखिएगा दोनों शब्द का यूज एक ही अर्थ में करता है, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों अलग अलग है, ठीक है। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था, एक टॉपिक है, इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट हो गया है, ठीक है, जिसको अर्थशास्त्र का अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, आर्थिक अध्ययन,
आर्थिक क्रियाओं का जहाँ हम अध्ययन करते हैं क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अब हर देश में क्या है ना, आर्थिक क्रिया अलग अलग होता है। आप बताइए आर्थिक क्रिया, पैसा कमाने का तरीका, लाभ कमाने का तरीका, क्या हर आदमी का लाभ कमाने पैसा कमाने का तरीका अलग सेम ही है? सब अलग अलग है। प्रकार से देखिए, गाँव की अर्थव्यवस्थाएं अलग, शहर की अर्थव्यवस्था में कुछ अलग काम होता है। इस प्रकार से देखिएगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कुछ अलग काम होता होगा। हर देश में अलग अलग प्रकार के काम करके अलग अलग होता है, ठीक। इस प्रकार से क्या है कि अर्थव्यवस्था का कुछ प्रकार डिवाइड किया गया है आधार पर, ठीक। जैसे पहला है स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भाग में बांटा गया है। उसके बाद है संसाधन के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितना बांटा गया है। उसके बाद है वैश्विक आधार पर अर्थव्यवस्था बांटा गया है। अर्थव्यवस्था बांटने का आधार है, ठीक है। आधार में से बारी बारी से पढ़ते हैं सबके बारे में। पहले हम लोग पढ़ते हैं स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। अर्थव्यवस्था को आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब तीनों का डिफिनेशन देखिए, ठीक है, क्या है, ठीक है? स्वामित्व का मतलब समझ, स्वामित्व का मतलब मालिकाना, स्वामित्व का मतलब क्या है, मालिक। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक, मालिकाना मेरा है, मतलब मालिक मैं है, मालिकाना मालिकाना हक का स्वामित्व के आधार पर हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्या होता है, बाद समाजवादी है, दूसरा है अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि वैसी अर्थव्यवस्था स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होता है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका कंट्रोल बाजार प्रणालियों के द्वारा होता है, समझे, इसलिए इसको हम लोग बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या क्या लक्षण है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे स्वामी के पास हो, निजी व्यक्ति के पास हो। अब निजी व्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। स्वामित्व किसके पास होता है, निजी व्यक्ति के पास होता है। उसके बाद और किन नियमों से जाता है, तो इसको स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कहा जाता है, इसको बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था क्यों, क्योंकि बाजार स्वतंत्र होता है, ठीक है। इसका क्या क्या नाम है, सब ध्यान रख लीजिए। देखिए बहुत सारी चीजें जो हम बोर्ड पर लिखे नहीं है, हम बोल रहे हैं, क्या कीजिएगा आप लोग वीडियो पॉज करके रिकॉर्ड करके हर मेरे बात एक एक बात को लिख डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, और उसको याद कर लीजिएगा। आप जब भी वीडियो देखिए कलम लेकर बैठिए, कभी चल अलग चीज़ है, लेकिन पढ़े एक बार लिख के जरूर पढ़िएगा कि याद होती है। नहीं है कलम लेकर आए, ठीक। और देखिए और है कि आप लोग जुड़िए हम लोगों से, तो आर्ट्स क्लासेस परिवार के ऐप्स है, उसको डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर, और उस पर जो 499 में जो क्रैश कोर्स का बैच स्टार्ट किया गया है, तो आप लोग लीजिए, और उसमें हर सब्जेक्ट आर्ट्स के है तैयारी कराया जा रहा है बढ़िया से, अलग अलग जो टीचर्स हैं स्पेशल आपको पढ़वाया जाएगा। तो आप चिंता मत कीजिए, इकोनॉमिक्स हम पढ़ाएंगे तरह क्या करेंगे, आपको बहुत तरह से हर सब्जेक्ट का बढ़िया से एनालिसिस करके आपको पढ़ाएंगे। तो आप लोग द आर्ट्स क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके जुड़िए। बाकी हम लोग तो ही आ ही रहे हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या हो गया, इसकी विशेषता आप ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं, ठीक है। स्वामित्व किसके पास होता है, पास होता है, पास होता है, ठीक है? पास होता है। उसके बाद है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मालिकाना हक किसके पास होता है, स्वामित्व किसके पास होता है, सरकार के पास होता है। किसके पास होता है, सरकार के पास। और सरकार का मतलब केंद्र, इसलिए इसके एक और नाम है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं हम लोग? अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं क्योंकि संचालित होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, सामाजिक कल्याण करना,
समाजवादी अर्थव्यवस्था का अधिकतम क्या होता है? सामाजिक कल्याण करना, सामाजिक कल्याण करना। उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया जहाँ पर वादी और समाजवादी का लक्षण पाया जाता है, उसका कहा जाता है भारत। क्या है? भारत एक वादी अर्थव्यवस्था। लगभग सब क्या है? मिश्रवादी व्यवस्था बढ़ रहा है। कोई भी अब ना पूर्ण रूप से वादी है ना पूर्ण रूप से समाजवादी है। ऐसे अब पूंजीवादी में किसका? अमेरिका का नाम सुन। वादी में किस वादी अर्थव्यवस्था? अमेरिका हो गया, ब्रिटेन कंट्री है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी में अपना का चीन का, केन्या वादी अर्थव्यवस्था। और मिश्रित सम्मिलित रूप होता है वादी और समाजवादी, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पड़ोसी वादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में काउंट होता है। उसके बाद है जो उत्पादन, जो अर्थव्यवस्था का अगला विभाग आधार है वह है साधन के आधार। संसाधन के आधार पर अर्थव्यवस्था को भाग में बांटा गया है। विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अविकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि वैसी अर्थव्यवस्था साधन क्या हो? पर्याप्त मात्रा में हो, जहाँ संसाधन अधिक हो, देश की व्यक्ति आय ज्यादा हो, जहाँ के लोगों के जीवन प्रत्याशा अधिक हो, तो हम क्या कहते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं? विकासशील अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय क्या हो? मीडियम हो, मध्यम लेवल का हो, ठीक है, जहाँ पे संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो, लेकिन वो विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा हो, उसी को हम लोग कहते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। जैसे कि भारत क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत क्या है? विकासशील। भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, विकासशील अर्थव्यवस्था हो गया, सब क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्था काउंट होता है। याद रख सकते क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था में काउंट होते हैं। और अविकसित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? अविकसित का मतलब होता है अर्थव्यवस्था जहाँ प्राकृतिक संसाधन ठीक से, ना जहाँ संसाधन ठीक से, और ना ही उस देश आया जाता है, मतलब पिछड़ा हुआ है, तो अविकसित अर्थव्यवस्था का आता है। इसमें क्या काउंट होता है? इसमें काउंट होता है आपका अफ्रीकी कंट्री है, जैसे आप वो सोमालिया, इरिट्रिया, ये सब का नाम सुनते हो, केन्या का नाम सुनते हो, सब क्या है? आपका अविकसित अर्थव्यवस्था में काउंट होता है। और अविकसित अर्थव्यवस्था में अफ्रीकी जितनी कंट्री है, अफ्रीकी कंट्री और जो लैटिन अमेरिका कंट्री है, वो सब क्या है? अविकसित अर्थव्यवस्था में काउंट होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग वैश्विक, वैश्विक आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। वैश्विक आधार पर अर्थव्यवस्था वह मुख्य दो प्रकार के होता है। वैश्विक का मतलब होता है ग्लोबल, पूरे विश्व के आधार पर अर्थव्यवस्था से बांटा गया है। दो प्रकार से होता है खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओपन इकोनॉमी। और जो बंद अर्थव्यवस्था उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोज इकोनॉमी। कहिएगा फिर खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे आयात और निर्यात होता है, तो वैसा देश देश के साथ व्यापार करता है, आयात निर्यात करता है, तो क्या कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर कहिएगा कि आयात निर्यात क्या होता है? देखिए, आयात का मतलब क्या होता है? आई, मतलब जब कोई देश दूसरे देश से सामान अगर कोई अपना देश में आ रहा है, उसको क्या कहते हैं? आयात। इसको याद रखने का, आयात मतलब आई। जब किसी दूसरे देश से कोई सामान अगर अपना देश में आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयात। और जो अपना देश से सामान जब दूसरा देश में जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्यात। तो आयात और निर्यात में कंफ्यूज मत, ध्यान रखिएगा। निर्यात मतलब अपना देश से सामान जब दूसरा देश में जाएगा, क्या कहते हैं? निर्यात। और आयात का मतलब जब दूसरा देश सामान कोई अपना देश में आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। आयात मतलब आई से याद रखिएगा, ठीक है? आई का मतलब दूसरा आई। तो खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है? खुली अर्थव्यवस्था आयात और निर्यात दोनों होता है, ठीक है? तो इसे ध्यान रखिएगा। आयात अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात होता है, वह खुली अर्थव्यवस्था होता है, ठीक है? अगला है बंद अर्थव्यवस्था। देखिए, दुनिया के लगभग अधिकतर देश वर्तमान में है ना, खुली अर्थव्यवस्था में ही जी रहा है। अब हर देश क्या है? ग्लोबलाइज हो गया है, वैश्वीकरण का दौर है, हर देश एक देश से जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से व्यापार कर रहा है, तो हर देश क्या है? खुली अर्थव्यवस्था में ही जी रहा है। वर्तमान में लगभग, जैसे कि उत्तर कोरिया को काउंट किया था, उत्तर व्यापार नहीं करता है, करता ही है, करता है थोड़ा बहुत व्यापार। लगभग हर देश क्या है? व्यापार कर रहा है, आयात निर्यात कर रहा है।
का लगभग हर देश क्या है, खुली अर्थव्यवस्था। भारत क्या है, खुली अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ओपन इकोनॉमी भारत का, अधिकतर देश दुनिया क्या है, खुली अर्थव्यवस्था क्या है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि वैसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पर आयात निर्यात नहीं होता है, ठीक है, जहाँ पे क्या हो, आयात निर्यात नहीं हो, क्लोज इकोनॉमिक, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। यहाँ की अर्थव्यवस्थाएं क्या होती है, बंद होती है, विश्व के लिए खुली नहीं होती है, बंद अर्थव्यवस्था, जिसमें आयात निर्यात, ठीक है, तो बंद इकोनॉमी, तो विश्व के क्या हो, बंद करके रखा, उस बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। और खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहाँ पे पूरे विश्व के लिए क्या हो, खुला हो, व्यापार करने के लिए आज़ादी हो, हर देश क्या व्यापार कर सकता है, लेन देन कर, खुली अर्थव्यवस्था। तो ये था अर्थव्यवस्था का प्रकार, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जहाँ पे वैसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत हम लोग आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था का उत्पादन का अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है उसका 3 आधार है, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर, संसाधन के आधार पर और वैश्विक आधार पर। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, ठीक है। उसके बाद संसाधन के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है, विकसित, विकासशील और अविकसित। वैश्विक आधार पर 2 भाग में बांटा गया है, खुली और बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। उसके बाद है आगे अर्थव्यवस्था वाला चीज, टॉपिक खत्म हुआ, फिर नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक है अर्थव्यवस्था में। देखिए कल जो आप लोगों को अर्थशास्त्री का नाम वगैरह बता रहे थे, ठीक है, नाम बताए होंगे रॉबिन्स, कहा था कि अर्थशास्त्र क्या है, चुनाव का विज्ञान है। रॉबिन्स ने क्या कहा था, जैसे कि अलग अलग अर्थशास्त्री है ना, अर्थशास्त्र का डिफरेंस अलग अलग दिया था। जैसे मार्शल क्या कहा था, अर्थशास्त्र सामाजिक कल्याण का विज्ञान है। एडम स्मिथ बोला था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ठीक है। रॉबिन्स बोला कि अर्थशास्त्र क्या है, सामाजिक कल्याण का विज्ञान है। फ्रेडमैन बोला था कि अर्थशास्त्र आदर्श और वास्तविक दोनों दोनों विज्ञान है, फ्रेडमैन कहा था वो। हर अर्थशास्त्री ने अलग अलग रूप से अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है, ठीक है। तो परिभाषा से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये किसने कहा, वो किसने कहा, सबका आप ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ये चीज किसने कहा था, रॉबिन्स ने कहा था। ये किसने कहा था, रॉबिन्स ने कहा था, ठीक है। लेकिन लोगों ने पूछा कि तुम कैसे कह दिया कि रॉबिन्स अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। इन्होंने प्रूफ करके बताया और कहा कि अर्थशास्त्र में चुनाव एक क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और लाइफ में हर चीज के लाइफ में क्या होता है, चुनाव एक बड़ी समस्या होती है, ठीक है। कहीं पे आपको अल्टरनेटिव, चुनाव की समस्या उत्पन्न क्यों होती है, इसका कारण उन्होंने बताया जब लोगों ने इनसे पूछा। तो रॉबिन्स का एक बुक है, उसका नाम भी याद रखिए, ठीक है। आप ज़्यादा अर्थशास्त्री का नाम नहीं याद रखना है, जो हम बोल रहे हैं वही याद रखना है। जैसे एडम स्मिथ के बारे में याद रखना है, उनकी किताब और क्या बोले थे अर्थशास्त्र के बारे में याद रखना है। एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स और अमर्त्य सेन जो भारत के थे, इनको याद रखना है, बाकी सब इससे चल। आगे है कि बुक का नाम था, रॉबिन्स की किताब का नाम याद रखिएगा, इन किताब के नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, किताब का नाम है। बस किताब का नाम शॉर्ट में याद रखिएगा, लास्ट में खाली इकोनॉमिक पढ़ लीजिएगा, रॉबिन्स। के बाद है, जब लोगों ने इनसे पूछा कि बताइए कि चुनाव कैसे समस्या है, उन्होंने बताया कि चुनाव क्या है, एक आधारभूत आर्थिक समस्या है। मतलब एक आधारभूत का फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये। तो हर चीज, फंडामेंटल का मतलब क्या है, जो हर चीज में लेवल होता है उसी को फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है, ठीक है। एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम उत्पन्न होने का कारण इन्होंने बताया 3। ये चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है अर्थव्यवस्था में, वो किस तरह से उत्पन्न। पहला कारण उन्होंने बताया संसाधन क्या है। जानते हैं कि संसाधन क्या है, आपको ये संसाधन क्या होता है, संसाधन का एक शब्द में इसका डिफिनेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो संसाधन है, मनुष्य के लिए उपयोगी है, वो क्या है, संसाधन कहलाता है। इससे पेन संसाधन है, बेंच संसाधन है, का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो संसाधन है, ठीक है। जैसे रेगिस्तान में पड़ा हुआ बालू संसाधन नहीं है, रेगिस्तान में उसका कोई काम नहीं है। बालू को अगर आप घर पे ला करके घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तब वो संसाधन है, ठीक है। इसलिए एक बोल बेता थे, इनका नाम सुने, टिमरमैन, उन्होंने बोला था संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। मतलब प्रकृति ने दे तो दिया है लेकिन उस अपना इस्तेमाल लायक बनाना है। संसाधन को क्या करते हैं हम लोग, इस्तेमाल लायक बनाते हैं। संसाधन का डेफिनेशन क्या होता है, आप इस्तेमाल करते हैं, संसाधन है। तो यहाँ संसाधन का अर्थ थोड़ा पैसा समझिएगा, ठीक है, कि अर्थशास्त्र है तो यहाँ संसाधन का मतलब दौलत से, पूंजी से, संपत्ति से संसाधन।
तो संसाधन क्या है, सीमित है, ये बात सही है। संसाधन सीमित होने के कारण क्या है, हम वस्तुओं का चुनाव करते हैं, हमको ये नहीं लेना, वो लेना है। उसके बाद है मनुष्य, मानव की आवश्यकताएं अनंत होने के कारण क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। मनुष्य की आवश्यकता वाले नहीं है, अगर आज एक आवश्यकताएं पूरी होती है, कल होकर दूसरी हो जाती है। आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती है, या आवश्यकताएं अनंत चलती रहती हैं। क्या है, हमारी चुनाव की समस्या लगातार चलती खत्म नहीं होती है। और संसाधन सीमित होता है, इसलिए क्या होता है, चुनाव की समस्या। उसके बाद क्या है, संसाधन का वैकल्पिक उपयोग। देखिए वैकल्पिक का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव यूज। वैकल्पिक उपयोग का मतलब होता है अल्टरनेटिव। वैकल्पिक मतलब इसका एक से अधिक उपयोग हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, वैकल्पिक उपयोग कहते हैं। इसका एक से, आप देखिए हर संसाधन का क्या है, एक से अधिक। जमीन संसाधन है, जमीन का एक से अधिक उपयोग है नहीं, जमीन पर खेती कर सकते हैं, घर बना सकते हैं। पेड़ से आप घर बना सकते हैं, बेंच बना सकते हैं। हर चीज का क्या है, एक से अधिक इस्तेमाल है, ठीक है। हर संसाधन का क्या है, वैकल्पिक उपयोग है। कोई भी चीज अगर एक से अधिक रहेगा उसको हम वैकल्पिक कहते हैं। संसाधन क्या है, सीमित है। मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है, अनंत है। और संसाधन क्या है, वैकल्पिक उपयोग है। ये क्या है, चुनाव की समस्याएं उत्पन्न होती है। 3 कारण उन्होंने चुनाव की समस्या बताया था। तो कारण ध्यान रखिए, 2 नंबर में पूछता है, चुनाव की समस्या उत्पन्न होने के कारण बताएं, तो आपको 3। उसके बाद अगर इस एग्जाम्पल से समझना है आपको, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए आपको ऐसे एग्जाम्पल समझिए, मानते हैं आप कहीं घूमने गए और वहाँ पे आपको भूख अगर लगी है, अगर भूख लगी है तो आप क्या कीजिएगा, खाना खाना जाइएगा। मानते किसी नज़दीकी होटल में गए, होटल में जाने के बाद वहाँ 2 तरह के ऑप्शन आपको मिलेगा। मानते हैं जैसे कि आप उस होटल में गए, उस होटल में जो है ना, खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो उस खाने, आप देखिए आप वहाँ पे आपको चुनना पड़ेगा। अगर मानते उस होटल में खाना खाने के लिए कोई एक चीज़ था, तो आपको चुनाव की समस्या उत्पन्न होता नहीं होता। लेकिन उसी होटल में मानते हैं खाने के लिए समोसा भी है, लिट्टी भी है, स्पॉन्ज भी है, तो आपके मन में क्या होगा, चुनाव करने का मन करेगा कि स्पॉन्ज खाए, कि समोसा खाए, कि लिट्टी खाए, कि रसमलाई खाए, क्या खाए। आपके मन में क्या होगा, चुनाव की समस्या उत्पन्न होगा। लेकिन फिर पॉकेट में हाथ डालिएगा, देखिएगा कि पैसा उतना नहीं है, मेरा संसाधन क्या है, पैसा मेरा सीमित है। क्या कीजिएगा, अपना संसाधन के अनुसार चुनाव कीजिए, समझे। तो आपको चुनाव वहाँ करना पड़ा कि नहीं, चुनाव क्यों करना पड़ा, वहाँ चुनाव इसलिए कम करना पड़ा क्योंकि आपके पॉकेट में पैसा कम था। अगर पैसा अधिक रहता तो खा लेते, एक से अधिक चीज खा लेते। लेकिन आपके पैसा कम था, आपके पास संसाधन सीमित था, तो आपको चुनाव करना पड़ा। चुनाव इसलिए करना पड़ा क्योंकि वह खाने के लिए एक से अधिक चीज डिश अवेलेबल था। अगर मानते उस खाली होटल में समोसे मिलता तो आपको चुनाव करने की समस्या होता नहीं होता। एक चीज में चुनाव करने की समस्या नहीं होती है। चुनाव करने की समस्या उत्पन्न कहाँ होती है, जहाँ पे वैकल्पिक सोर्स हो। वैकल्पिक का मतलब एक से अधिक सोर्स हो। आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो उस पर क्या लिखा रहता है, बहुविकल्पीय प्रश्न। वैकल्पिक का मतलब हर क्वेश्चन का एक से अधिक ऑप्शन रहे। वैकल्पिक का मतलब होता है एक से अधिक। जहां भी अगर एक से अधिक ऑप्शन आएगा, समझिए क्या है, चुनाव उत्पन्न होगी। चुनाव की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है। सही से चुनाव नहीं कीजिए, साधन क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। मैट्रिक में पढ़ते हैं तो मैट्रिक में कोई चुनना पड़ा थोड़ा, एक ही मैट्रिक में पढ़ रहे हैं तो हमको क्या लेना है क्या नहीं लेना। जब मैट्रिक पास करते हैं, आपके पास सबसे बड़ी समस्या होता है कि हम पढ़े तो पढ़े कौन स्ट्रीम से पढ़े, आर्ट्स से पढ़े कि साइंस से पढ़े कि कॉमर्स से पढ़े, सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। तो यही क्या है, आपकी चुनाव की समस्या। अगर एक ही को लेकर पढ़ना रहता तो चुनना पड़ता नहीं। एक ही समस्या इसलिए उत्पन्न हुआ, ऑप्शन एक से अधिक था। उसके बाद ये टॉपिक का अगला टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद ये है दुर्लभता क्या है। दुर्लभता का मतलब होता है, ठीक है, जो चीज़ जितनी आवश्यकता में है उतनी चीज़ नहीं मिलती, दुर्लभता कहते हैं। दुर्लभता का सीधा मतलब क्या है, कमी से, ठीक है। स्केर्सिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। दुर्लभता मतलब हमको चाहिए 5 kg लेकिन 5 kg नहीं मिल रहा है, हमको मिल रहा है 2 से 3 kg। ये क्या है, दुर्लभता है। तो जो भी चीज़ आपकी आवश्यकता से कम मिल रही है वो क्या है, दुर्लभता कहलाती है, ठीक है। दुर्लभता और कीमत के साथ धनात्मक संबंध होता है, क्योंकि जो चीज़ जितना दुर्लभ होता है उसका कीमत उतना ही अधिक होता है। अब मार्केट में देखिएगा, अगर प्याज की दुर्लभता अगर हो जाएगी, दुर्लभता का मतलब कमी, तो अगर प्याज की दुर्लभता का मार्केट में हो जाएगा तो उसकी कीमत बढ़ने लगता है।
दो चीज की अगर उपलब्धता अगर ज्यादा होगा, कीमत ज्यादा होता है। तो कीमत और दुर्लभता है उसके साथ क्या होता है, धनात्मक संबंध होता है। जितना कीमत अधिक रहेगा उतना ही दुर्लभता अधिक होगा, कीमत कम होगा दुर्लभता कम होगा। दुर्लभता का मतलब ध्यान रखिएगा। उसके बाद है वास्तविक अर्थशास्त्र। वास्तविक अर्थशास्त्र क्या होता है? वास्तविक अर्थशास्त्र इसको हम लोग कहते हैं रियल इकोनॉमिक्स। वास्तविक अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि वैसे अर्थशास्त्र जिसमें सत्य कथनों का अध्ययन किया जाता है, सत्यता की जांच हम कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक अर्थशास्त्र कहते हैं। वास्तविक अर्थशास्त्र में क्या है, कैसे है, क्यों है, जैसे कथनों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसकी सत्यता की जांच हम कर सकते हैं। ठीक है। वास्तविक अर्थशास्त्र का पिता रॉबिन्स को कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। रॉबिन्स क्या है? वास्तविक अर्थशास्त्र का पिता रॉबिन्स को कहा जाता है। देखिए, वास्तविक अर्थशास्त्र का मतलब है क्या? देखिए, अर्थशास्त्र में हम लोग क्या करते हैं, किसी नियम की जांच करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। हम कह रहे हैं 500 लड़का है, 500 लड़का, इस कथन की आप जांच कर सकते हैं, 500 काउंट करके कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कहते हैं कि मांग का नियम कैसे काम कर रहा है, ये चीज कैसे होता है, ये क्यों होता है। तो इस तरह के जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या कहलाता है, वास्तविक कहलाता है, वास्तविक कथन कहलाता है। वास्तविक कथन की हम सत्य जांच कर सकते हैं, सही है कि गलत है, कैसे काम करता है, क्यों करता है, कैसे हो रहा है, इसे क्या है, वास्तविक अर्थशास्त्र है। तो वास्तविक अर्थशास्त्र में वास्तविक कथनों का अध्ययन किया जाता है, मतलब कैसे है, क्या है, क्यों। मांग का नियम क्या है, ये क्या है, मांग का नियम क्या है, ये पूछ रहा है कि क्या क्या है मांग का नियम, क्या वास्तविक कथन है। पीपीसी क्या है, पीपीसी कैसे काम करती है, सब क्या है, वास्तविक कथन है। तो सब किस में काउंट होता है, वास्तविक अर्थशास्त्र में काउंट होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, जिसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं, सही या गलत है इसके बारे में जो बताया वह वास्तविक अर्थशास्त्र होता है। उसके बाद जो अगला है आदर्श अर्थशास्त्र। आदर्श अर्थशास्त्र का मतलब होता है नॉर्मेटिव साइंस, इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स होता है, आदर्श अर्थशास्त्र जो होता है, ये क्या करता है, कथन की सत्यता की जांच नहीं करता है, बल्कि ये सलाह देने का काम करता है। मतलब वैसे अर्थशास्त्र जो किसी चीज के बारे में सलाह दे, जांच ना करे कि सही है कि गलत है, इसकी जांच नहीं करता है, बस क्या करता है, सलाह देने का काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श अर्थशास्त्र कहते हैं। सलाह देने का काम कौन करता है, आदर्श अर्थशास्त्र करता है, सलाह देने का काम, सलाह देने का काम करे, आदर्श अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, जैसे कैसे कथन का अध्ययन किया जाता है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, जो कथन होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, आदर्श कथन कहलाते हैं, और इसका अध्ययन आदर्श अर्थशास्त्र में किया जाता है। जैसे कि आपसे कोई कहेगा कि शराब के उत्पादन कैसे कम करें, शराब के उत्पादन कम करने के लिए सरकार को शराब पर टैक्स लगाना चाहिए। ठीक है, कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार को नियम बनाना चाहिए। सलाह क्या है, सलाह दे रहा है, सरकार को सलाह दे रहा है कि किस कैसे काम करना चाहिए। तो सलाह देना क्या कहलाता है, आदर्श अर्थशास्त्र में काउंट किया जाए। जब बारे में सलाह देते हैं क्या कहलाता है, आदर्श अर्थशास्त्र कहलाता है। और आदर्श अर्थशास्त्र का पिता कौन है, मार्शल है। आई होप कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। जितनी सारी चीज़ पढ़ाया गया है सबको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और अपना नोट्स बनाते चलिएगा और इसको रिवीजन करते चलिएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ आपको अच्छी लगी होगी। और दूसरी, आप द आर्ट्स क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और द आर्ट्स क्लासेस परिवार से आप जुड़िए। हर सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ कराई जा रही है। और दूसरी क्या है कि इसमें जो क्रैश कोर्स बैच स्टार्ट किया गया है 499 में, अब उसको परचेज करके आपको पूरी पीडीएफ के साथ, जिस तरह बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है, इससे जो आप हम बोर्ड पर शॉर्ट में लिखिए, वहाँ पे आपको पूरे ऐप से उस पर पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, बैच परचेज करके आराम से पढ़ सकते हैं। 499 में कोई ज़्यादा फीस ज़्यादा नहीं होता, आप घर पर बैठ कर आराम से तैयारी कर सकते हैं। अभी समय आप लोगों के पास, ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। आज के वाली इतना ही रहना।